हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी पीएमएफ की जनरल साइंस की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने बात करी थी ऑस्मोसिस के बारे में। बेसिकली जो हमारा टॉपिक चल रहा है इट इज़ अबाउट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स। अलग अलग जो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं हम उसकी टर्मिनोलॉजीज़ को और उसके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं इस टॉपिक के अंदर, कि सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, सेल मेम्ब्रेन के आर पार किसी भी ऑर्गेनिज्म का, कोई लिविंग स्पीशी का कोई जो सेल ऑर्गेनिज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन है, सॉरी, जो ऑर्गेनिज्म है उसका सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो सेल की वॉल है, उससे कोई भी चीज़ अंदर की साइड और बाहर की साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, उसके कॉन्टेक्स्ट में अभी तक हम लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में बात कर ली थी और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में मैंने आपको अटमोस्ट डिटेल मैनर में प्रीवियस लेक्चर में सब कुछ बता दिया था। अब ऑस्मोसिस से ही एक रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है, या फिर ऑस्मोसिस का आप उसको अपोजिट कॉन्सेप्ट कह सकते हो, डेट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस वैसे समझना इजी है, लेकिन ये जो टिपिकल इंग्लिश लिखी जाती है इसको समझाने के लिए, वो समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन हम उसको बहुत इजी वे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि राइटर जो है वो रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में हमें क्या बता रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ, ये वही आरओ है जिस आरओ का पानी आप पीते हो या फिर आपने दूसरों के घर में, अपने खुद के घर में किचन के अंदर आरओ लगा देखा होगा। लोग बोलते रहते हैं ना, आरओ का पानी, आरओ का पानी। तो वो जो आरओ का पानी है, आरओ की फुल फॉर्म जो होती है डैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का पानी जो है वो लोग पीते हैं जिन लोगों से नॉर्मल जो टैप वाटर, जो मोटर का पानी आता है या बोरिंग वाला जो पानी है, वो डायरेक्ट नलके से जो लोग अपने घड़े भरते हैं, घर के अंदर किसी बर्तन के अंदर उस पानी को स्टोर करते हैं, या कैंपर के अंदर किसी कंटेनर के अंदर, जब उनसे नॉर्मल पानी नहीं पिया जाता है तो वो आरओ की मशीनें लगवा लेते हैं। ठीक है, हेमा मालिनी का ऐड आता है आरओ का, बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा वही दिखाई देती हैं टीवी पर, तो उनका आपने देखा होगा, ये उसी के बारे में है। अब आरओ वाटर क्लेंजिंग एक टेक्नोलॉजी है, पानी को साफ करता है, प्योर करता है, ये आप नॉर्मल टीवी के एडवर्टीजमेंट से भी जानते होगे। लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा साइंस के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। ये पूरा का पूरा जो आरओ का जो फिल्टर होता है, आरओ की जो मशीन होती है हमारे किचन वगैरह में लगी होती है, ये पानी को क्लीन करने का काम कैसे करती है ये वाली टेक्नोलॉजी। और इसके अलावा जो बड़े बड़े आरओ के जो प्लांट्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी आरओ की जो मशीनरीज लगी होती हैं बहुत सारी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ में, जिनका काम होता है कि आरओ वाला पानी बॉटल में भरकर एक ब्रांड के तौर पर बेचना, तो वो आरओ का पानी का इस्तेमाल कैसे करती हैं वो बड़े बड़े जो प्लांट एंड मशीनरीज होती हैं। और इसके अलावा आरओ कैसे ड्रिंकिंग वाटर को प्योरीफाई करने का तो काम करता ही करता है, लेकिन इसके अलावा जो आरओ का जो पानी, जो आरओ की जो टेक्नोलॉजी है, वो जो समुद्र का पानी है उसके अंदर से भी खारेपन को, नमक को निकालने के लिए सक्षम होता है ये वाला पानी। और इवन जो गटर का पानी है उसके अंदर से ये पूरे के पूरे वेस्ट को निकाल सकता है। लेकिन क्या ये पानी यूज़फुल है, क्या ये पानी पीने लायक है, ये सारी बातें हम समझेंगे। लोग लगा तो बहुत शान व शौकत के साथ लेते हैं आरओ की मशीनें, लेकिन WHO क्या कहता है इसके बारे में, ये एडिशनल डिटेल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा और सारी बातें हम इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले कुछ अंग्रेजी अनुवाद को समझ लेते हैं जो इस बुक में गिवन है। थोड़ा सा टेक्निकल यहाँ पर गिवन है, लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊंगा, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा आरओ का पूरा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले राइटर एक बेसिक बात हमसे कर रहा है, एक हेमा मालिनी वाली, जो कि उसके ऐड में आती है कि आरओ एक वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी है। ठीक है, इतना हम जानते हैं कि आरओ एक वाटर प्योरीफिकेशन टेक्नोलॉजी है। यहाँ तक सब कुछ समझ में हमें आ जाता है, लेकिन इसके बाद की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी आपके लिए टिपिकल हो सकती है। ये रिमूव करती है ये टेक्नोलॉजी वाटर के अंदर जो भी कंटेमिनेंट्स अवेलेबल होते हैं उसको एक प्रेशर को यूज़ करके, ताकि वाटर मॉलिक्यूल्स को फोर्स करा जा सके थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। प्रेशर को अप्लाई करा जाता है इम्प्योर वाटर पर ताकि वो ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम कर सके, जिसकी वजह से जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन से पास हो जाते हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है आरओ का एक बेसिक मीनिंग। समझ में आ गया
रिया यहाँ तक, सत्यम कोई, विभोर कोई दिक्कत तो नहीं? आ गया? घंटा समझ में आया, मुझे खुद समझ में नहीं आया ये क्या बोलकर चला गया अंग्रेजी। ये क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इम्प्योर वाटर, प्रेशर को यूज़ करना, वाटर मॉलिक्यूल पास हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है भाई? तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा था कि टिपिकल है ये टेक्नोलॉजी, इसकी परिभाषा जो अंग्रेजी अनुवाद यहाँ पर दे रखा है। चलो थोड़ा सा इसको लाइट करते हैं। यहाँ पर ना इन्होंने कहीं से कॉपी पेस्ट कर रखा होगा इसको, लेकिन मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि बच्चों को चाहे भले ही टाइम लगे लेकिन ईजी वे में सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और साइंस के साथ तो कोई भी खिलवाड़ नहीं, क्योंकि साइंस में हम अपने पर्सपेक्टिव नहीं रख सकते। इट इज़ नॉट हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस जहाँ पर हमें लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग ऐसा करते होंगे, वैसा होता होगा। साइंस में जो चीज़ स्थिर है, जो स्टैटिक है, वो वैसे ही रहेगा और वो फैक्ट बेस्ड रहेगा। उसके पीछे प्रॉपर थ्योरीज, रिसर्च को हमें वैसे ही प्रेजेंट करना पड़ता है। लेकिन साइंस के अंदर दिक्कत बस यही होती है कि टर्म्स जो होते हैं, अंग्रेजी अनुवाद जो होता है, वो बहुत कभी कभार हैवी हो जाता है। तो लोगों को ऐसा लगता है साइंस बहुत बोरिंग है या फिर बहुत ज़्यादा रटना पड़ेगा। लेकिन मेरे कोर्स में वो दिक्कत मैं नहीं होने देता हूँ, ये वाली बात आप जानते हो। तो चलो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है इसको एक बार के लिए भूल जाओ, ये सब बकवास है। इन्होंने बहुत टेक्निकल लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ कर रखी है। मैं आपको ईजी वे में इसको समझाता हूँ। आरओ टेक्नोलॉजी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। यहाँ पर इसको लिखते हैं। आरओ की फुल फॉर्म तो आपको पता है, बिल्कुल बेसिक लेवल से फिर से आप ऐसा मान लो कि आपकी क्लास फिर से स्टार्ट हो रही है। आरओ जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, ये जो है एक तरीके से वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। इतना तो आप समझ गए हो कि ये एक वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है। ये बेसिकली क्या करता है, आप ऐसा मान लो कि जैसे एक पतली सी कोई लेयर है और उसके अंदर ना, उस पतली सी लेयर के अंदर बड़ी सारी जैसे इस प्रकार की जो जाली होती है, उसके अंदर कुछ छेद अवेलेबल है। एक जाली लगी हुई है, इस जाली को ही कहा जा रहा है यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब ये जाली आई कहां से? ज्यादा दिमाग लगाने वाली कोई इसमें बात नहीं है। ये जाली अपने आप में एक टेक्नोलॉजी है, कुदरत की देन नहीं है दोस्तों, ये एक टेक्नोलॉजी है। और इस प्रकार की जाली जो है सिंपल, वो आर्टिफिशियल तरीके से, इट इज आर्टिफिशियली, ठीक है, इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड। मैंने थोड़ी सी स्पेलिंग गलत लिख दी शायद से इसकी। इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड, ओके। तो ये एक प्रकार से एक जाली है। इस जाली में से हमें करना क्या है, पानी के साथ खेलना है। क्यों खेलना है पानी के साथ? आप ऐसा समझ जाओ कि कोई एक पानी है, ये हमारे पास, बिल्कुल इजी तरीके से समझते हैं। ये हमारे पास एक ग्लास है और इसके अंदर भरा हुआ है पानी। ये भरा हुआ है पानी। इस पानी के साथ क्या दिक्कत है? आरओ यूज ही क्यों करा जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी यूज ही क्यों करी जा रही है? इस पानी के अंदर हैं कुछ कुछ कंटेमिनेंट्स, ऐसे पार्टिकल्स इसके अंदर डिजॉल्व हैं कि अगर उनको कोई एक ह्यूमन बीइंग जो है वो कंज्यूम कर ले तो बेसिकली द पर्सन कैन फॉल इल, वो बीमार पड़ सकता है या पड़ सकती है। ये उसके शरीर के अंदर जाने नहीं चाहिए। ये एक प्रकार से जो इसके कंटेमिनेंट्स हैं वो एक प्रकार से शरीर में जाने वाले टॉक्सिन्स की तरह काम करेंगे, जो कि पर्सन को बहुत ज़्यादा बीमार बना सकते हैं या उसके अंदर कोई एक शारीरिक बीमारी का उत्पादन जो है उसकी प्रक्रिया वो स्टार्ट कर सकते हैं। वो कंटेमिनेंट्स या छोटे छोटे पार्टिकल्स आप समझ लो, अगर आपको कंटेमिनेंट वर्ड अभी के लिए हैवी लग रहा है, ठीक है। इसलिए हमें पानी की सफाई करनी है। पानी की सफाई अगर करनी है तो आप ऐसा समझ जाओ कि आपके पास एक ऐसा थिक सॉल्यूशन है कि वो सॉल्यूशन सही है, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर कुछ चीज़ें गिर गई हैं
जिसको आप नहीं चाहते पीना या नहीं चाहते किसी और बर्तन में डाल करके वो चीज़ें उसके साथ आए, तो आप क्या करोगे? आप एक जाली या मोटी सी छलनी का इस्तेमाल करोगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मेरे घर आओ और मैं आपको बहुत बढ़िया सी चाय पिलाऊंगा, तो आप उसे यही एक्सपेक्ट करोगे कि जब चाय आपके पास आए उसके अंदर पत्ती के जो दाने हैं वो ना तैर रहे हों, क्योंकि आप एक सिप ले रहे हो फिर 5-6 पत्ती के दाने आएंगे, तो ऐसे थोड़ी ना चाय पी जाती है ना। चाय का जो बेसिक मीनिंग है जिसको हम जानते हैं, जो उसका बेसिक फ्रेमवर्क है, जो उसका टेस्ट है, वो तो यही है कि वो एक प्योर लिक्विड होगा, उसके अंदर कोई चबाने वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए। तो अगर पत्ती आ गई तो वो एक तरीके से आपके लिए कंटेमिनेंट है। अब वो पत्ती ना आए इसके लिए मैं क्या करूँगा? मैं छलनी का यूज़ करूँगा ताकि वो चाय छन जाए और आप मज़े से मेरे साथ गपशप करो चाय पीते हुए, राइट। सिमिलरली इसी प्रकार से पूरे डिट्टो ऐसे ही काम करता है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया, रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी। अब इसका जो अंग्रेजी अनुवाद है, अंग्रेजी अनुवाद को यूज़ करते हुए हम एक अच्छी सी इसकी डेफिनेशन को इजाद करते हैं और उसके अंदर हम सारी टर्म्स सीखेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस ये एक वाटर प्योरिफिकेशन प्रोसेस है जो कि सेमी परमीबल मेम्ब्रेन को यूज़ करता है। ताकि इससे फ़ायदा क्या होता है, इसका एम क्या है? ये सेमी परमीबल, ये इस प्रकार की जाली को इस्तेमाल करने का, इस प्रकार की छलनी को इस्तेमाल करने का, इसका एम यही होता है ताकि हम रिमूव कर दें, इन ऑर्डर टू रिमूव वेरियस कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है दोस्तों ऐसे डिसॉल्व पार्टिकल्स जो कि पानी के साथ अगर किसी के शरीर में जाएंगे तो पानी अपना असर दिखाए ना दिखाए, लेकिन वो कंटेमिनेंट्स अपना जहरीला असर ज़रूर दिखाएंगे। वो पार्टिकल्स, वो जो उसके अंदर लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर, पानी के अंदर जो भी चीज़ घुल मिल रखी है वो अच्छी नहीं है शरीर के लिए, वो शरीर के अंदर रोग और बीमारियां पैदा करेंगी। तो हमें कंटेमिनेंट्स को रिमूव करना है। कैसे रिमूव करना है? बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर, ठीक है। और प्रेशर किस चीज में आना चाहिए? टू अ सॉल्यूशन, टू अ सॉल्यूशन। अब सवाल ये उठता है हम पानी को सॉल्यूशन यहां पर क्यों बोल रहे हैं, हम उसको सॉल्वेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसा कि मैंने आपको दो टर्म से रूबरू करवाया था। सॉल्यूट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के अंदर घुल रखा होता है, मिल रखा होता है। जैसे एक पानी का ग्लास है, चीनी आपने ली, एक चम्मच चीनी के दाने लिए, नमक के दाने लिए, आप जो चीनी और नमक के दाने मिलाने वाले हो और जो आपने मिला दिए हैं, घुल गए उसके अंदर, तो वो सॉल्यूट है, वो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं। सॉल्वेंट जो है एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व होता है, तो हमेशा सॉल्वेंट की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था इसके बारे में, मैं जस्ट एक रिपीट करवा रहा हूँ आपको कि सॉल्वेंट की मात्रा हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, तभी सॉल्यूट इसके अंदर डिजॉल्व हो पाएगा। एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच नमक आराम से घोल दोगे, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 100 किलो की नमक की बोरी है, उसके अंदर आप एक गिलास पानी डाल के पूरा नमक घोल दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। आप नमक की पानी के अंदर घुलने की जो प्रक्रिया आप उसे ख़राब कर रहे हो। जब आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हो, कम क्वांटिटी, कम ml का पानी है आपके पास, लेकिन नमक की मात्रा ज़्यादा हो गई। सिमिलरली चीनी का एक बोरा है आपके पास, एक टंकी है जिसके अंदर 1000 किलो की शक्कर मिल रखी है, आप उसके अंदर 4-5 गिलास पानी डाल भी दोगे, चीनी के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला, कोई वो घुल नहीं जाएगी उतने पानी के अंदर, है ना। तो सॉल्वेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सॉल्यूट या सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आके डिजॉल्व होते हैं, और जो पार्टिकल्स हैं हमारे एग्जांपल में जैसे पानी का जो ग्लास है वो अभी के लिए सॉल्वेंट है। अगर आपने चीनी ली एक चम्मच या फिर नमक लिया एक चम्मच, तो वो चीनी और नमक हो गए उसके लिए सॉल्यूट। उन दोनों को मिला दिया तो पानी अभी अपनी प्योर फॉर्म में था, ना ही वो खारा था ना ही वो मीठा था, लेकिन नमक और चीनी को लाकर आपने चाहे नमक मिलाया खारा कर दिया पानी को, चाहे चीनी मिलाई मीठा कर दिया पानी को, दोनों को मिला दिया, आपने शिकंजी बना दी। और उसको अब आप पानी नहीं कह सकते, उसको आप सॉल्वेंट नहीं कह सकते, और सॉल्यूट को सॉल्यूट नहीं कह सकते आप, क्योंकि अब वो सॉल्वेंट के साथ जाके मिल गया है। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलन हो जाता है तब वो बन जाता है सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आप मुझसे कहोगे कि सर आप ये बता रहे हो कि रिवर्स ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है, ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका एम जो होता है, इसका जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमें बुरे गंदे टॉक्सिक पार्टिकल्स को, जिसको हम कहते हैं कंटेमिनेंट्स,
उसको हमें रिमूव करना है एक प्रेशर को अप्लाई करके टू अ सॉल्यूशन। अब आप कहोगे मुझसे कि सर अभी आप बता रहे थे कि दो चीज़ें जैसे नमक या फिर पानी का मिलन हो गया तो वो सॉल्यूशन बन गया, चीनी और पानी का मिलन हो गया तो वो सॉल्यूशन बन गया, चीनी नमक नींबू और पानी का मिश्रण बन गया तो वो एक सॉल्यूशन बन गया। लेकिन इसमें पानी को सॉल्यूशन क्यों माना जा रहा है? पानी को सॉल्यूशन इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पानी अपनी प्योर फॉर्म में नहीं है, पानी अपनी प्योर स्टेट में नहीं है। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया आपको ये लिखने से पहले सब कुछ, बिकॉज अगर आप इस पानी के अंदर देखो तो आपको ये जो ब्लैक ब्लैक कलर के जो पार्टिकल्स हैं आपको जो नज़र आ रहे हैं, ये एक प्रकार से कंटेमिनेंट्स का, ये एक प्रकार से टॉक्सिन्स का, टॉक्सिक पार्टिकल्स का, बुरे पार्टिकल्स का, जिसका शरीर में जाने का मतलब है इंसान को रोगी बनाना, उसके अंदर रोग पहुंचाना, उसको बीमार करना। कभी कभार तो ये पार्टिकल्स, ये कंटेमिनेंट्स इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान को कैंसर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे जो डिसीज़ होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंटेमिनेंट्स। तो हमें क्योंकि पानी के अंदर ये कंटेमिनेंट्स जो हैं वो घुले हुए नज़र आ रहे हैं, दिख रहे हैं, या हमें पता लग रहा है कि ये पानी ख़राब आ रहा है, बदबूदार पानी है, खारा पानी है, तो उसके अंदर वो जो चीज़ मिली हुई है पानी के अंदर, इसलिए हम पानी को यहाँ पर सॉल्यूशन बोल रहे हैं। तो हमें इसी सॉल्यूशन के अंदर से ये जो सॉल्यूट है, ये जो कंटेमिनेंट्स हैं, इसको हमें रिमूव करना है। ठीक है, पार्टिकल सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट मतलब पार्टिकल्स, चाहे वो नमक हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का कोई पार्टिकल्स डिजॉल्व हो उसके अंदर, वेस्ट वाटर हो, चाहे समुद्री पानी हो जिसके अंदर अगेन नमक के पार्टिकल्स होते हैं। तो सॉल्यूट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि वो हमेशा अच्छे ही होगा, सॉल्यूट बुरे भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर सॉल्यूट जो है हमारे एग्जाम्पल में इस पानी के क्लास में कंटेमिनेंट्स है, कंटेमिनेंट मतलब बुरी चीज़ है, बुरे पार्टिकल्स हैं। हमें यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करके सॉल्यूशन के अंदर इसको रिमूव करना है, इसको जड़ से उखाड़ना है, ये इसका बेसिक एम है। ठीक है, पहले बताओ मुझे बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको क्लैरिटी मिली मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? समझ में, आप समझ में आया थोड़ा सा? पहली स्टेज समझ में आ गई कि करना क्या है इसके अंदर हमें? क्या अभी भी कोई डाउट है? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्या डाउट है बताओ। हाँ, हाँ आर का, हाँ आर हम लगाते ही इसलिए ना क्योंकि गंदे पार्टिकल्स को हमें रिमूव करना है। यार ये अभी मैंने बात करी है अच्छे पार्टिकल के बारे में, मैंने अभी कुछ भी बोला है अच्छे पार्टिकल के बारे में? नहीं बोला ना। अभी तो मैं सिर्फ बुरे पार्टिकल्स को रिमूव करने की बात कर रहा हूँ, हमारा पहला मकसद है बुरे पार्टिकल्स को रिमूव करना। ठीक है, अब हम इसका थोड़ा सा एक एडवांस लेवल पे चलते हैं, सेकंड स्टेज पे चलते हैं। अब देखो क्या है दोस्तों, ये जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप एक चीज़ जो है वो समझ जाओ, अपने दिमाग में फिट करके बिठा लो। वो ये है दोस्तों कि जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया होती है, ठीक है, ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया होती है, ये तो फिर भी एक नेचुरल प्रोसेस का फॉर्म हो सकता है। कुदरती रूप से ऑस्मोसिस जो है वो नेचुरली जो है इट कैन अकर। फॉर एग्जाम्पल सिंपल सी बात करता हूँ मैं आपको, पानी का एक ग्लास है, आपने उसके अंदर कुछ रेजेस जो हैं, यानी कि किशमिश, आपने वो रात को डाल के रख दी इसके अंदर और किशमिश सुबह फूल गई। काजू बादाम अखरोट जो आपको भिगोना आपने उसको भिगो दिया, नेचुरली ऑस्मोसिस हो जाएगा, वो पानी को सिकोड़ लेंगे अपनी बॉडी के अंदर। और मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि ज़्यादा अगर उनको पड़ा रहने दोगे तो वो फिर फट भी जाएंगे, क्योंकि उनका शरीर इतना पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने मान लो आपने एक रात की जगह 4-5 रात के लिए आपने उसको पानी के अंदर भिगो दिया, आप कहीं चले गए, आप भूल गए थे, आप कोई कटोरी रखकर ढककर उसको साइड चले गए, या आपको कहीं जाना पड़ गया और आप भूल गए कि रात को मैंने चने भिगो रखे हैं, छोले भिगो रखे हैं, काजू बादाम किशमिश अखरोट ये सब भिगो रखे हैं, तो वो फट भी जाएंगे, ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा उनका शरीर। तो ये तो हो गया एक नेचुरल तरीका ऑस्मोसिस का। रिवर्स ऑस्मोसिस के संदर्भ में, इसके कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों हमेशा एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखना कि ये जो प्रक्रिया होती है ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है, कुदरती रूप से आपको रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखने को नहीं मिलेगा, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ठीक है, अब अगर ये आर्टिफिशियल वाली बात अगर आप समझ गए तो
अब आपको ये सेकंड पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा, और वो सेकंड पॉइंट ये है कि रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर अभी हम बात कर रहे थे कि हम इसके ऊपर, इस पानी के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर एक एक्सटर्नल प्रेशर है, कुदरती रूप से नहीं आ रहा है, ये एक आर्टिफिशियल क्रिएटेड, किसी मशीन का सहारा लेकर, किसी टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर, बिजली वगैरह से चलने वाली जो मशीन है वो अंदर से एक प्रेशर को जनरेट करेगी। ठीक है, अब इस प्रेशर की वजह से होगा क्या, ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर विल फोर्स वाटर मॉलिक्यूल्स, ये जो प्रेशर है इसकी वजह से एक फोर्स लगेगा वाटर मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, थ्रू दिस मेम्ब्रेन, जिसकी हम बात कर रहे थे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा इसकी वजह से पानी के मॉलिक्यूल्स पर एक फोर्स लगेगा थ्रू, और वो फोर्स लगेगा थ्रू द वॉल्स, थ्रू द डोर्स ऑफ दिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब इस प्रक्रिया में होगा क्या, ठीक है, इस प्रक्रिया में ये होगा कि जो डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं उस पानी के अंदर, जैसे जो कंटेमिनेंट्स हैं, हम अभी के लिए कंटेमिनेंट्स को मान लेते हैं कि डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं। मान लो समुद्र का पानी है, हमने एक गिलास समुद्र से पानी उठाया, उसका पानी बहुत खारा है क्योंकि उसके अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स मिले हुए हैं। तो डिजॉल्व सॉल्ट्स विल लीव बिहाइंड, दे विल बी लेफ्ट बिहाइंड, एंड जो दूसरी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, और जो अदर इम्प्योरिटीज हैं वो भी अलग हो जाएंगी अलॉन्ग विद अदर इम्प्योरिटीज। ठीक है, अब पास क्या होगा इससे, पास ये होगा, आप ऊपर वाले डायग्राम की तरफ फिर से आओ, कि इस प्रक्रिया के अंदर, इस प्रोसेस के अंदर अगर हमने रिवर्स ऑस्मोसिस टेक्नोलॉजी का उपयोग करा तो वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे अलग, और ये जो कंटेमिनेंट्स थे, सॉल्ट्स वगैरह, ये सारे अलग हो जाएंगे। तो पानी अब एक अलग हो गया है और उसके अंदर जो कंटेमिनेंट्स हैं वो निकल गए हैं। सिंपली वो निकले कैसे हैं, ओनली एंड ओनली थ्रू दिस मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकलने में वो सक्षम क्यों रहे हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो अप्लाई करा है। सिंपल सी बात, ठीक है। थोड़ा सा इसको और डिकोड करते हैं और इजी बनाते हैं ज़रा इसको, और इसके बारे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लाते हैं। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज यूज्ड, मैं यहां लिख देता हूं उसको, दिस प्रोसेस ऑफ आरओ इज यूज्ड टू, सबसे पहले तो अलग अलग कहाँ जगह पर ये काम करा जा सकता है वाली टेक्नोलॉजी से, टू डीसैलिनेट, पानी खारा है उसके खारेपन को बिल्कुल खत्म करना है, टू डीसैलिनेट सी वाटर। तो ये वाली चीज़ फ्यूचर में काफ़ी अच्छी हो सकती है, कि जैसे हम बात करते हैं ज्योग्राफी की किताबों में कि अर्थ पर कुछ बहुत कम परसेंटेज ऑफ प्योर पानी बचा है, प्योर वाटर बचा है पीने के लिए, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, नदियाँ सूख रही हैं, ज़्यादातर जो ओशन हैं वो उसके अंदर जो पानी है वो पीने लायक पानी नहीं, क्योंकि वो खारा पानी है। जैसे इंग्लिश के अंदर पोएम्स के अंदर आपने एक लाइन सुनी होगी बचपन के अंदर, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक, पानी हर जगह है लेकिन एक बूंद भी पीने के लिए नहीं है, क्योंकि सारी जगह समुद्र का पानी है और समुद्र का पानी खारा पानी होता है, तो वो आपको नहीं पीना चाहिए, वो पीने लायक नहीं होता है। ठीक है, तो अगर उस समुद्र के पानी से हम बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर लेकर जाकर, बड़े बड़े मशीनरीज का, प्लांट्स का इस्तेमाल करके अगर हम उसको डीसैलिनेट कर पा रहे हैं, अगर हम उसके अंदर से खारापन निकाल पा रहे हैं, तो फिर ये जो पानी है समुद्र का पानी, ये भी पीने लायक जो है उसका उपयोग करा जा सकता है। उसके अलावा जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, उसको भी ट्रीट करने में, वेस्ट वाटर को भी ट्रीट करने में ये काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होती है वाली टेक्नोलॉजी।
तो ये ऐसे अप्लाई हो सकता है कि जैसे हम इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ की हमेशा बुराइयां करते रहते हैं कि उनके जो गंदे एफ्लुएंट्स हैं, जो उनके, मान लो कि नॉर्मल सा एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको, किसी फैक्ट्री के अंदर से, किसी इंडस्ट्री के अंदर से एक पाइप, एक वेंट लगी हुई है और उसके अंदर से साबुन का गंदा झाग वाला पानी जो है वो किसी एक तालाब में जाकर, जहाँ पर मछलियाँ हैं, एक्वेटिक लाइफ है, उसके अंदर जाकर मिल रहा है, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक लाइफ को बहुत हार्म हो रहा है, या फिर नदियाँ नालों में जाकर वो वाला जो पानी है वो समुद्र, वो रिवर के वाटर को या किसी लेक या पॉन्ड के वाटर को बहुत इम्प्योर बना रहा है। तो आरओ की टेक्नोलॉजी से हम इस प्रकार के वेस्ट वाटर को भी ट्रीट कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो उपयोग में यूज़ करने वाली जो इससे चीज़ होती है, जो घर घर में लगा रहता है आरओ, वो इसलिए होता है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल इन द प्योरीफिकेशन एंड इन ऑर्डर टू प्योरीफाई ड्रिंकिंग वाटर एट होम। ठीक है, तो ये आरओ की टेक्नोलॉजी इन सारी जगह पर जो है वो बेसिकली काम आती है। अब आरओ जो है, रिवर्स ऑस्मोसिस जो है, ये दोस्तों मैंने आपको बताया एक्सटर्नल प्रेशर को इसके अंदर यूज़ करा जा रहा है। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर को यूज़ क्यों करा जा रहा है? अगर सवाल उठे कि वाई दिस एक्सटर्नल एंड आर्टिफिशियल प्रेशर इज यूज्ड टू रिमूव इम्प्योरिटीज ऑफ द वाटर, ठीक है, वो इसलिए करा जा रहा है, दिस इज डन टू रिवर्स दी natural flow of osmosis. Natural flow of osmosis. ऑस्मोसिस को जो नेचुरल फ्लो है, हमें उसके अंदर एक यू टर्न लेकर आना है, हमें उसको रिवर्स करना है, इसलिए ये एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करा जा रहा है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझने के लिए कि ये नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस क्या है, इसकी मैं आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन तो दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आप इस डायग्राम को देखो। डायग्राम से भी पहले चलो कुछ पढ़ो इसके बारे में, फिर हम बात करते हैं डायग्राम की। आरओ एक वाटर प्योरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, अब आपके लिए इजी हो जाएगा, जिससे हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं। और ये कंटेमिनेंट्स जर्नली कहाँ पर होते हैं, हमें किससे रिमूव करना होता है, हमारा टारगेट क्या है, वो है वाटर। हम ये वाला काम कैसे करते हैं? हम ये वाला काम करते हैं by using pressure, and this pressure is, mind you दोस्तों, this pressure is आर्टिफिशियल प्रेशर, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एक आर्टिफिशियल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस की प्रक्रिया फिर भी नेचुरल होती है। ठीक है, बाय यूजिंग प्रेशर, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स को दोस्तों हम, द की वर्ड एंड इम्पॉर्टेंट वर्ड इज, हम वाटर मॉलिक्यूल्स को फोर्स करते हैं कि वो छलनी की तरह, एक जाली की तरह वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाएं, और उस जाली को हम नाम देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक प्रकार से जाली लगी रहती है इसके अंदर, जैसे एसी के अंदर जाली लगी रहती है, कूलर्स के अंदर जाली होती है, सिमिलरली आरओ की मशीन्स के अंदर भी जालियाँ होती हैं। तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल छोटे छोटे दानों की तरह, जैसे छलनी के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, वैसे वाटर मॉलिक्यूल्स से निकल जाते हैं। और पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है, अगर वो खारा पानी है तो जो सॉल्ट्स हैं वो पीछे रह जाएंगे, अगर गटर का पानी है तो इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो पीछे रह जाएंगी, और अगर ड्रिंकिंग वाटर है तो उसके अंदर कुछ हार्मफुल मिनरल्स जो मिले हुए हैं, जैसे जो हमारे पीने के लायक ठीक नहीं होते हैं, वो वाटर को हार्ड बनाते हैं, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, वो वगैरह पीछे रह जाएंगे, वो सारे के सारे इस प्रकार के जो मिनरल्स होंगे। तो इसके लिए करा क्या जाता है, इसके लिए करा ये जाता है, जैसा कि आपको ऊपर बताया जा रहा था, कि प्रेशर जो है वो अप्लाई करा जाता है आर्टिफिशियल तरीके से। ठीक है, इम्प्योर वाटर, जो भी पानी जिसको हमें और स्वच्छ करना है, साफ़ करना है, ताकि हम किसको ओवरकम कर सकें, हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम कर सकें। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखो लड़ाई चल रही है यहाँ पर, एक लड़ाई इस चीज़ के अंदर चल रही है कि एक तरफ हम आरओ की टेक्नोलॉजी में एक आर्टिफिशियल प्रेशर को दोस्तों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अगेंस्ट में देयर इज अ प्रेशर नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर।
हमें जिताना किसको है? हमें यहाँ पर जिताना है आर्टिफिशियल प्रेशर को। आर्टिफिशियल प्रेशर को हमें जिताना है और वहीं पर ऑस्मोटिक प्रेशर को हमें हराना है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर जीत गया तो ये पानी कभी स्वच्छ नहीं बन पाएगा, साफ नहीं बन पाएगा। आर्टिफिशियल प्रेशर जो हमने आरओ की मशीन्स में, जो आरओ की टेक्नोलॉजी में, बड़े बड़े प्लांट्स में, किसी भी प्रकार की आप आरओ टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर आर्टिफिशियल प्रेशर की ही जीत होनी चाहिए, ऑस्मोटिक प्रेशर की जीत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले ये जो कॉमा के बाद जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इसको हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समझना ये ज़रूरी है कि यार इस बला का मतलब क्या है ये बला? ऑस्मोटिक प्रेशर। और मैंने आपको बताया कि ऑस्मोटिक प्रेशर को नहीं जीतना चाहिए इन दोनों की लड़ाई में, आर्टिफिशियल प्रेशर को ही जीतना चाहिए। तो ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू अ सॉल्यूशन। यानी कि कोई अगर इम्प्योरिक वाटर है, ठीक है, गंदा पानी है जिसके अंदर कंटेमिनेंट्स मिले हुए हैं, तो उसके अंदर एक मिनिमम प्रेशर जो कि उसके ऊपर हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम प्रिवेंट कर सकें कि जो उसके प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा उसकी तरफ जाकर, उस प्योरिटी के साथ जाकर अपने गंदे पानी को ना मिलाते। हमें उसके इनवर्ड फ्लो को, कि वो दोबारा जाके साफ पानी के साथ जो गंदा पानी है वो मिल ना जाए, हमें इस चीज़ के फ्लो को बेसिकली प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस की जो प्रक्रिया है वो हमेशा ख़राब होती है, इससे अच्छी है रिवर्स ऑस्मोसिस। हमें यहाँ पर अच्छे और बुरे का फ़र्क नहीं पता लगाना है, हमें बस ये बताया जा रहा है इस वाले पॉइंट नंबर 2 के अंदर कि ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर है, कि थोड़ा सा एक मिनिमम प्रेशर जो होना चाहिए, जो कि एक सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन हम बेसिकली क्या है, इम्प्योर वाटर को बोल रहे हैं। और इम्प्योर वाटर को हम सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अगर वो सिर्फ पानी होता तब तो वो सॉल्वेंट होता, अगर सिर्फ कंटेमिनेंट अलग से होते, पानी में घुल ना रखे होते, तो वो सॉल्यूट होते। लेकिन सॉल्यूट यहाँ पर सॉल्वेंट के अंदर आकर डिजोल्व हो गए हैं, वो मिल गए हैं, वो उसके अंदर घूम रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर पानी को कह रहे हैं सॉल्यूशन। ये इम्प्योर वाटर है। तो इम्प्योर वाटर के अंदर एक ऐसा पानी का ग्लास या एक ऐसे पानी की टंकी जहाँ पर कंटेमिनेंट्स मिले हुए हैं, हमें उसके अंदर एक मिनिमम प्रेशर अप्लाई करना है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट। अब प्योर सॉल्वेंट क्या है इसके अंदर? सिर्फ वो पानी विदाउट कंटेमिनेंट्स। आई रिपीट माई वर्ड्स, प्योर सॉल्वेंट का मतलब ये है कि वो प्योर तरीके से पानी होना चाहिए, ना ही उसके अंदर घुले हुए कोई मिनरल्स होने चाहिए, ना ही किसी प्रकार के कुछ कंटेमिनेंट्स होने चाहिए, जैसे सॉल्ट्स हो गए, मिनरल्स हो गए। ये गटर के पानी के अंदर बड़े सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बैक्टीरिया हैं वो सारी चीज़ उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। वो पानी, सिर्फ जो पानी की परिभाषा होती है, विदाउट इन्वॉल्विंग एंड डिजॉल्विंग एनीथिंग दैट कम्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल एजेंट, वो नहीं होना चाहिए उसके अंदर शामिल। तो हमें यहाँ पर प्रिवेंट करना है द इनवर्ड फ्लो ऑफ इट्स प्योर सॉल्वेंट, यानी कि जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो दोबारा वहीं पर घूमते हुए ना रह जाएं, हमें इस चीज़ को प्रिवेंट करना है। और हम इन प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स को पास करेंगे, इसको निकालेंगे कि भाई तुम प्योर हो, तुम निकल जाओ, कूड़ा कचड़ा कबाड़ यहीं छोड़ दो, थ्रू अ छलनी, थ्रू अ जाली, थ्रू अ वॉल जिसके अंदर छेद हो रखे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको और इजी वे में समझना ऑस्मोटिक प्रेशर को तो बस आप ऐसा समझ जाओ, ये एक ऐसा प्रेशर है जो कि हमें चाहिए होता है टू प्रिवेंट या टू स्टॉप द ऑस्मोसिस प्रोसेस। जैसे आप एक ऐसा प्रेशर पुट कर रहे हो जिससे पानी के अंदर कैसे भी करके, अगर आपने किशमिश डाल रखी है, अखरोट डाल रखे, बादाम डाल रखे, तो वो अखरोट, बादाम, किशमिश अपनी शरीर के दरवाजे को ना खोलें ताकि पानी उनके अंदर आ सके और वो पानी भरकर थोड़े से सुबह तक फूल जाए। अगर आप इस चीज़ को रोक पाते हो तो जिस प्रेशर को अप्लाई करके आपने उस प्रक्रिया को रुकवाया कि बादाम ना फूले, किशमिश ना फूले, काजू जो भी आपने भिगो रखा है, छोले चने वगैरह, वो ना भिगोने के बाद वो ना फूले, तो आप यानी कि एक ऐसे प्रेशर को अप्लाई करते हो जिसको बोला जाता है एज ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। अब दोबारा से हम ऊपर वाले पॉइंट की एक लाइन को पढ़ते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल प्रेशर है ये अप्लाई करा जाता है इम्प्योर वाटर पर ताकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर को ओवरकम कर सकें। और इसको ओवरकम करने से होगा क्या? सिंपल, जो प्योर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं
वो पास हो जाएंगे इस जाली के थ्रू, इस छलनी के थ्रू, जिसको हम बोल रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में हम इसलिए कह रहे हैं पानी एक साइड, कंटेमिनेंट्स एक साइड, हमें कंटेमिनेंट्स को बस यहाँ से बाहर निकालना है। अब थोड़ी सी डायग्रामेटिक क्लैरिटी भी ले लेते हैं इसका एक डायग्राम देखकर, ठीक है। डायग्राम हमें दोस्तों यहाँ पर दे रखा है दोनों का, ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस का। अब देखो होता क्या है, पहले हम ऑस्मोसिस को समझते हैं। ऑस्मोसिस के अंदर क्या है, ये साइड एक ऐसी साइड है पानी की विच इज हैविंग अ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। यहां पर सॉल्यूट वर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर पानी के अंदर बड़े सारे जो पार्टिकल्स हैं जो कि कंटेमिनेंट्स हैं वो मिल रखे हैं इसके अंदर। ये एक ऐसा पानी है जिसके अंदर खराब पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और दूसरी साइड है हमारा लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। तो हम यहाँ पर कोशिश क्या करते हैं कि अगर आप ये देखो, ये एक इनिशियल स्टेज है, यानी कि शुरू में आपको पानी यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक साइड पर कंटेमिनेंट्स हैं लेकिन वो कम है, लेकिन दूसरी साइड पर अगर आप ये येलो डॉट्स को देख रहे हो तो ये कंटेमिनेंट ज़्यादा है, ठीक है। हम यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करेंगे इस पानी के अंदर, और हम कोशिश ये करेंगे कि देयर शुड बी इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ साइड्स। फिलहाल के लिए आप इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ साइड्स वर्ड को, इस लाइन को भूल जाओ। आप ये देखो कि पानी जो राइट साइड वाला था शुरू में, ये पहले यहाँ पर था, ठीक है। और लेफ्ट साइड वाला जो पानी था ये यहाँ पर था, इसी जगह पर। लेकिन अब ये लेफ्ट साइड वाला जो पानी है ग्रीन कलर में जो आपको दिख रहा है, ये अब ऊपर की साइड पहुँच गया, और ब्लू साइड वाला जो पानी था राइट साइड वाला वो नीचे की साइड पहुँच गया। यानी कि इसके अंदर कमी हुई है, इसके अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो ये डायग्राम बेसिकली हमें समझाना क्या चाहता है, टेक्निकलिटीज़ में मत जाना, कंफ्यूज मत होना, बस मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये डायग्राम कोई आपको बनाकर या समझाने के काम आ सकता है, लेकिन वही है कि अगर आप थ्योरी भी लिख दो कि आपका काम चल जाएगा, आपको उसका कोई रट्टा नहीं मारना, आपको उसको समझना है। यहाँ पर हो क्या रहा, आप एरो के निशान देखो, मूवमेंट ऑफ अ सॉल्वेंट, यानी कि पानी जो है वो मूव कर रहा है फ्रॉम पोजीशन, जस्ट अ मिनट, फ्रॉम पोजीशन ए टू पोजीशन बी, ये इसकी तरफ जा रहा है। अब हमें क्या करना है, डायरेक्शन अभी भी फिलहाल अपनी यही रखनी है, ए से लेकर बी की तरफ हमें धकेलना है पानी को, ताकि इसके जो कंटेमिनेंट्स हैं, अगर आप देखो कि ये वाला कंटेमिनेंट ऊपर की साइड था, ये यहाँ था, ये वाला कंटेमिनेंट, जो दूसरा था वो इधर था, लेकिन अब ये जो दूसरा है ये यहाँ पहुँच गया है, और ये जो तीसरा था वो इधर था, ये अभी भी इधर ही है, ये सी है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, इसको हम ए मान लेते हैं। हमें करना क्या है कि यहाँ पर पानी के अंदर कुछ ऐसा प्रेशर क्रिएट करना है जिससे ये जो कंटेमिनेंट्स हैं ये पास 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 आते हुए, और ये जो आपको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो नज़र आ रही है, जो एक हमने थिन सी एक जो वॉल बना रखी है, ये किसी सेल के अंदर भी हो सकती है, किसी एक चीज़ के अंदर भी हो सकती है। जैसे किशमिश है, किशमिश के अंदर एक ऐसी दीवारें हैं, अवेलेबल हैं। जैसे आप एक प्लास्टिक की बॉल को पानी में महीनों तक फ्लोट करा लो, उसके अंदर पानी नहीं भरेगा, लेकिन वहीं पर किशमिश को, काजू को, बादाम को, अखरोट को, छोले को, चने को, किसी भी चीज़ को जिसको पानी में भिगोते हो आप, कुछ घंटे तक रख दो, वो फूलना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनकी जो दीवार है उनके अंदर छेद है। तो हमें करना क्या है कि पानी के ऊपर यहाँ पर इस प्रकार से प्रेशर मारना है कि ये जो सारे के सारे ये जो इसके कंटेमिनेंट्स हैं, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, ये सारे के सारे जो येलो डॉट्स हैं ये इसके कंटेमिनेंट्स हैं। वो कंटेमिनेंट जो अभी फ्री फ्लोटिंग स्टेट के अंदर थे वो ऊपर तक थे, हमें उसको इस जगह से इस जगह पर लेकर आना है। एक जगह पर पानी कर देना है और एक जगह पर कंटेमिनेंट्स कर देने हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि ऐसा मत समझना कि ऑस्मोसिस से कभी पानी क्लीन नहीं हो सकता या फिर ऑस्मोटिक प्रक्रिया हमेशा बेकार होती है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आप ऑस्मोसिस से पानी को क्लीन नहीं कर सकते या फिर ये प्रक्रिया पूरी बेकार है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर हमें करना क्या है, अगर आप इसको देखो, ये है पिक्चर ए और ये है पिक्चर बी। पिक्चर ए में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पर हमने एक प्रेशर मारा, और यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ऐसी है कि ये साइड है ए, इस साइड है बी, ये साइड है ए और ये साइड है बी।
यहाँ पर एरो जो है वो बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा समझते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर क्या कंटेमिनेंट्स हैं, फिर से पानी के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ मिल रखे हैं जो कि जहरीले हैं, ख़राब हैं, फिर चाहे वो डिजॉल्व सॉल्ट्स हो, मिनरल्स हो, या कुछ डर्टी वाटर के बैक्टीरिया हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है कि जो पानी है, ये जो पानी है, इसके जो कंटेमिनेंट्स हैं, कंटेमिनेंट्स को एक साइड रख देना है, लेकिन यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो पानी है उसको बढ़ा देना है। ये जो पानी बढ़ा दे रहा है, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके प्योर वाटर की। प्योर वाटर को आपको अगर आप देखो, ये जो प्योर वाटर यहाँ तक अभी इस लेवल तक था, हमने इसको बढ़ाकर इतना लेवल इसका और बढ़ा दिया है। और जो इम्प्योर वाटर था वो उसका लेवल यहाँ तक था, उसको हमने इतना कम गिराकर यहाँ तक कर दिया है। प्योर वाटर को, ये जो प्योर वाटर है इसको हमने बढ़ा दिया, और जो इम्प्योर वाटर है जिसके अंदर इम्प्योरिटीज थी, कंटेमिनेंट्स थे, उसको हमने गिरा दिया। जबकि ऑस्मोसिस के अंदर दिक्कत ये थी कि कंटेमिनेंट्स तो चलो ठीक है, पास आते 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 इस साइड चले जाएंगे, लेकिन पानी भी देखो अगर आप, तो जो साइड बी है, ठीक है, यहाँ पर ये जो पानी है ये बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर हमें पानी को वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर भी पानी वेस्ट होता है, तो बहुत ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पर जो पानी है, पानी भी जा रहा है इस साइड। जैसे ये पानी का लेवल यहाँ पर था और ये पानी का लेवल यहाँ पर कम हो गया। कंटेमिनेंट्स भले ही आपको दिख रहा होगा कि चलो ये भी धीरे धीरे पास आते 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 इस साइड इतने पास आ चुके हैं कि अभी इस दीवार को चीर कर फाड़ कर इस साइड निकल ही जाएंगे, यहाँ पानी रह जाएगा। लेकिन यहाँ दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पानी सिर्फ इतना सा रह जाएगा जब ये अल्टीमेटली पास होंगे, ठीक है, जो पानी पीने लायक होगा, जो कि पानी होगा विदाउट कंटेमिनेंट्स। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में आप ये देख रहे होगे कि जो पानी है पीने लायक वो बढ़ गया है पहले से, एज कंपेयर टू ऑस्मोसिस वो बढ़ गया है पहले से। ये है पूरा का पूरा आपका प्रोसेस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। फिर यहाँ पर एक देखने वाली चीज़ ये भी है कि ये जो आपको नया प्योर वाटर जो देखने को मिलता है, जो कि है वाटर विदाउट कंटेमिनेंट्स, इट इज़ अ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि यहाँ पर जो डिजॉल्व पार्टिकल्स हैं, सॉल्यूट का मतलब जो पार्टिकल्स हैं, जो कंटेमिनेंट्स हैं, वो कम आपको मिलेंगे, ठीक है। और जब आप पूरे के पूरे कंटेमिनेंट्स को यहाँ पर रिमूव करके साइड ए पे, बी में तो वैसे भी नहीं थे, लेकिन आपने करा क्या, ए का जो पानी था जिसके अंदर कंटेमिनेंट थे, आपने उनके अंदर फोर्स और प्रेशर बनाते 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 आपने इस दीवार के रास्ते से सिर्फ पानी ही निकाला, साइड बी पर लेकर जाने के लिए सिर्फ पानी ही निकाला। आपने कंटेमिनेंट्स को जिस साइड वो ओरिजिनली थे वहां पर कंप्रेस करके एक ही साइड छोड़ दिया। यहाँ पर जो कंटेमिनेंट्स ऐसे फ्री फ्लोटिंग स्टेट के अंदर थे, आप उसको एक जगह पर चिपकाते चिपकाते लाए और सिर्फ इतने रीजन के अंदर आपने उसको रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन जो पानी था इसके साथ, जो कंटेमिनेंट्स के साथ जो मिक्स था, जो मर्ज हो रखा था, आपने उसको साथ लेकर क्या करा कि कंटेमिनेंट्स को एक साइड छोड़ दिया, लेकिन पानी जो प्योर था उसको दीवार से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास आउट करते हुए बी साइड पे साफ पानी भी पहुंचा दिया। लेकिन इस पानी की अच्छी बात यह है कि अब यहाँ पर ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ये जो अलग अलग प्रकार के जो कंटेमिनेंट्स थे, वो यहाँ पर नहीं है। तो वाटर का लेवल बढ़ गया है, ठीक है। पीने का पानी ज़्यादा अच्छा, जो अच्छा पानी है पीने का, वो ज़्यादा अवेलेबल हो गया है। तो ये एक प्योर वाटर बन गया, ये एक प्योर सॉल्वेंट बन गया। और सॉल्वेंट हम उसको कहते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज़ मिक्स ना हो, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर अगर सॉल्यूट मिक्स हो जाएंगे तो वो बन जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है, वो बन जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन ये सॉल्यूशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक सॉल्वेंट है, क्योंकि इसके अंदर मिक्स नहीं हो रखे हैं किसी भी तरह के पार्टिकल्स, जिसको विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग कहते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स, कंटेमिनेंट्स। कोई भी चीज़ मतलब मिक्स हो रखी है वो सॉल्यूट होता है। हम फिलहाल के एग्जांपल में क्योंकि कंटेमिनेंट्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम बुरे पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, लाइक वेरियस सॉल्ट्स, डर्टी वाटर के बैक्टीरिया, या कुछ हार्मफुल मिनरल्स जो कि पानी के अंदर शामिल होकर इंसान को बीमार बना सकते हैं, वाटर को हार्ड कर सकते हैं, लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये हो गई इसके डायग्राम की दोस्तों एक प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें,
यहाँ पर मैंने आपको एक वर्ड बताया कि ये एक्सटर्नल प्रेशर क्यों अप्लाई करा जाता है। मैंने आपको बोला कि दिस इज डन टू प्रिवेंट द नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। अब ज़रा इस टर्म को डिकोड करते हैं कि जो नेचुरल फ्लो होता है ऑस्मोसिस का, हमें उसको रोकना है। हमें रोकना तो छोड़ो, हमें उसको क्या करना है, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमें उसको रिवर्स करना है, यू टर्न करवाना है हमें उसको। तो उसके लिए हमें पहले नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस को समझना पड़ेगा। तो हम समझते हैं इसको कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस टर्म ऑफ नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। सबसे पहले तो आप इतना समझ जाओ नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस क्या होता है। ये एक पैसिव मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। इट इज अ पैसिव इसलिए बोला जा रहा है, धीरे धीरे करके होता है। जैसे किशमिश आपने डाली, आप डालते ही थोड़ी ना उसको मतलब एक्सपेक्ट कर लोगे कि आपने किशमिश पानी के अंदर भिगो रखी है, काजू बादाम अखरोट छोले चने ये सब भिगो रखे हैं, तो 2 मिनट के अंदर ही वो फूल जाएंगे। इसलिए हम इसको एक्टिव ना बोलकर बोलते हैं हम इसको दिस इज अ पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। कहां से कहां तक जाते हैं, दे गो फ्रॉम अ रीजन ऑफ, दे मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन को हम समझते हैं कि दिस इज हैविंग अ लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। सॉल्यूट कम होगा उसके अंदर, पानी की मात्रा ज़्यादा है उसके अंदर, मिनरल्स एज कंपेयर टू द पानी, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द पानी, जितने डिजॉल्व मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट्स हैं, जो गंदे पानी के जो मिनरल्स हैं जो कि पानी को हार्ड बना रहे हैं, खारा बना रहे हैं, नमक वगैरह जो भी उसके अंदर डिजॉल्व है वो कम है, ठीक है, क्योंकि पानी की मात्रा ज़्यादा है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स इन द नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस, याद रखना मैं अभी आपको ऑस्मोसिस के बारे में बता रहा हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में नहीं बता रहा हूँ। हमें रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को यूज़ करते हुए नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस को रोकना है। तो रोकना किसको है, पहले उस प्रक्रिया को हमें समझना पड़ेगा। तो ये एक पैसिव मूवमेंट होती है, धीरे धीरे करके वाटर मॉलिक्यूल्स की एक मूवमेंट है कि वाटर मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से ये जा रहे हैं टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस के अंदर ऐसे ही होता है। लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन मतलब इसके अंदर जो डिसॉल्व पार्टिकल्स होंगे, दिस विल बी हैविंग अ हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ऑस्मोसिस के अंदर ऐसा होता है। तो ये जो मैंने जो टर्म यूज करी, इस टर्म को भी हम लिख लेते हैं, समझ लेते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसके अंदर। 2 टर्म मैंने आपके सामने अभी यूज करी यहाँ पर। एक मैंने बोला आपको हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सिंपल, समथिंग विच हैज अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, ध्यान से समझना, अ ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। पानी के मॉलिक्यूल्स यहां पर ज्यादा है एज कंपेयर टू, रिलेटिव टू का मतलब होता है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, द अमाउंट ऑफ मतलब सॉल्ट या कुछ भी हो सकता है वो, एक अगर कॉमन वर्ड हम यूज करें, एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। सॉल्यूट की मात्रा में पानी के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तब हम उस ऐसे
सॉल्यूशन को बोलते हैं दैट दिस इज अ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज अ हाई वाटर सॉल्यूशन। ओके, और दूसरा टर्म जो हमने यहाँ पर यूज करा वो बोला था हमने, अगर देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ ना कि जो अगर हम जिसको बोल रहे हैं कि हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, तो उसके अंदर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन लो होगी। तो इसका मतलब क्या है, लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इसका सिंपल सा मतलब ये है दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स में सॉल्यूट भी हैं, लेकिन अगर उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो ऑटोमेटिकली इट रिजल्ट्स इन टू लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स दैट पर्टिकुलर थिंग हैज और कंटेन्स fewer dissolved particles, as compared to its solution, समझ गए? कि अगर हम बोल रहे हैं कि किसी एक चीज में, अभी इसको छोड़ो कि मैंने नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस क्या बताया, पहले इस टर्म को डिकोड करो अंदर कि यहाँ पर पानी मूव कर रहा है फ्रॉम हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है इट हैज लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, तो पानी मूव करेगा फ्रॉम लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। जिसके अंदर हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो इसका मतलब उसके अंदर लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, जिसके अंदर लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा तो उसका मतलब है हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। क्या है ये तिकड़म, दिमाग खराब हो गया है ना? तो उस दिमाग, आपका दिमाग खराब ना हो, उस चीज़ को अच्छे से आप समझ सको, इसके लिए आप पहले इन दो टर्म्स को सीखो। हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि पानी की मात्रा ज़्यादा है किसी चीज़ में एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स। लो सॉल्यूट कंसेंट्रेशन का मतलब है कि उसके अंदर डिजोल्व पार्टिकल्स बहुत कम है एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन। सिंपल, अगर हम यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको रिप्रेजेंट करके समझें तो ये है एक पानी का जार, ठीक है? ये है एक हमारा पानी का जार, इत्मीनान से इसको समझते हैं विदाउट रश। अब पानी की मात्रा देखो इसके अंदर कितनी ज़्यादा है, पानी की मात्रा इसके अंदर कितनी ज़्यादा है, लेकिन एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसके अंदर, एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो इसके अंदर सॉल्यूट्स हैं, सॉल्यूट्स मतलब डिसॉल्व पार्टिकल्स, देखो लिखा हुआ है डिसॉल्व पार्टिकल्स, वो कम है। डिसॉल्व पार्टिकल्स काफी कम है इसके अंदर एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विच इज अवेलेबल। तो पानी यहां पर नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस के अंदर, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं ये यहां ट्रैवल करते हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस में। ये हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाते हैं। आप खुद देख लो, यहां पर हमने ये एक मूंगफली का दाना है मान लो, ठीक है, 2-4 मूंगफली के दाने हैं, हमने एक पानी के अंदर उसको भिगोया, ठीक है। अब पानी की मात्रा तो ऑलरेडी ज़्यादा है, लेकिन क्या इस मूंगफली के दानों में जो 4 दाने हमने बना रखे हैं, क्या इसके अंदर कोई पानी है? नहीं। पानी के अंदर जब हम बड़े से पानी के पतीली के अंदर, ग्लास के अंदर, कटोरी के अंदर इन 4 मूंगफली के दानों को डाल देंगे तो यहाँ पर वाटर कैसे मूव करेगा इसके अंदर, मूंगफली के अंदर जाएगा कैसे? हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि उस कंटेनर के अंदर, उस ग्लास के अंदर, उस कटोरे के अंदर पानी ज़्यादा है। 4 मूंगफली के दानों के कंपैरिजन में पानी तो ज़्यादा है ही ना, और इन 4 मूंगफली के दानों में पानी तो है नहीं, तो जिसके अंदर पानी नहीं है वो लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन का है, ठीक है।
वो लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन का है, उसके अंदर पानी जाएगा। ऐसे ही तो काम करता है नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस। किशमिश वगैरह के अंदर पानी घुस रहा है, काजू, अखरोट, बादाम, छोले, चने, इन सब के अंदर पानी घुस रहा है। तो वो पानी घुस कहाँ से रहा है? क्योंकि उनके आसपास के वातावरण में पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और वो अंदर अपनी परत के थ्रू एंट्री देते हैं कि हमें भी पानी दो, हमें भी पानी दो। तो वो फूलते हैं। फिर जब फूलते फूलते अगर आपने उनको बाहर नहीं निकाला, 1-2 दिन हो गए, ज़्यादा फुला दिया, तो वो फट जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी वो बेसिकली अपने अंदर नहीं रख पाते हैं। और वो अपने आप नहीं जानते हैं सब चीज़ें कि इनको पानी बाहर कैसे निकालना है, क्योंकि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ठीक है, कि मतलब अपने आप वो कोई जानवर तो है नहीं कि मतलब जो मूंगफली का दाना है या अखरोट का दाना है कि अपने अंदर ही उसको पता लग जाएगा कि पानी अच्छा ठीक है इनफ मात्रा के अंदर मेरे अंदर आ गया है, सुबह मेरा मालिक मेरे को निकाल के खा लेगा, अब मैंने इतना छोड़ देना है। मछली को ये वाली बात पता है, लेकिन अखरोट के दाने को, मूंगफली के दाने को ये वाली बात नहीं पता है। हमें इस नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस को रोकना है, ठीक है। ये है रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया जो हमें बता रही है कि हमें इसके नेचुरल फ्लो ऑफ ऑस्मोसिस को रोकना है, हमें उसको रिवर्स करना है। और क्यों करना है? सिंपल सा उसका रीजन यही है क्योंकि हमें ना कंटेमिनेंट्स को तो मिटाना है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो पानी है इसकी मात्रा भी हमें बढ़ानी है। कंटेमिनेंट्स को तो कम कर दिया हमने, जैसे कंटेमिनेंट्स अभी इतने थे यहाँ तक और पानी के साथ मिले हुए थे। कंटेमिनेंट्स को हम एक जगह पर ले आए, ये उतने ही हैं, लेकिन जो पानी इतना सारा जो वेस्ट था जो मिला हुआ था कंटेमिनेंट्स के साथ, हमने पानी को अलग कर दिया और कंटेमिनेंट्स को अलग कर दिया, ठीक है। मिटा के दिखाता हूं मैं आपको इसको। ठीक है, हमने पानी को अलग कर दिया और जो कंटेमिनेंट्स हैं उसको हमने अलग कर दिया। ये कंटेमिनेंट्स आ गए यहाँ पर, कंटेमिनेंट्स यहाँ पर थे, पानी के साथ मिले हुए थे, पानी वेस्ट हो रहा था बेफालतू में कंटेमिनेंट्स के साथ मिला हुआ। तो हमें पानी की मात्रा जो इतनी थी उसको हम बढ़ाकर ले गए इतना। अभी तक पानी इनके साथ घूम रहा था घुला मिला हुआ, हमने उसको पूरी तरीके से निचोड़ के फेंक दिया, उन कंटेमिनेंट्स को अलग कर दिया। ऐसे काम करती है ये आरओ की प्रक्रिया, आरओ की प्रॉपर तरीके से जो टेक्नोलॉजी है ये। एडवांटेजेस क्या है आरओ के? प्योरिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की हो जाती है इसके अंदर, ये बहुत इफेक्टिव है। वाइड रेंज ऑफ इम्प्योरिटीज़ को अगर हमें रिमूव करना है, इंक्लूडिंग डिजॉल्व सॉल्ट्स, मिनरल्स वगैरह को अगर आपको निकालना है, गंदा कटर का पानी उसके अंदर से बैक्टीरिया को या वायरसेस वगैरह को निकालना है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। लार्ज स्केल एक्यूमुलेशन जो होती है किसकी? मिनरल्स की, जो कि हार्मफुल है। तो अगर कैल्शियम की और मैग्नीशियम आयंस की अगर हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। क्यों हार्मफुल होते हैं? इसकी वजह से एक फिनोमेना पैदा होता है जिसको हम कहते हैं स्केल बिल्डअप। स्केल बिल्डअप की वजह से पानी जो होता है वो ना बहुत भारी हो जाता है, उसको सॉफ्ट करने में ये मदद करता है पानी को। अब पानी भारी हो जाता है तो ये चीज़ हमें कैसे दिखती है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। स्केल बिल्डअप मतलब जैसे नल वगैरह पे आपने देखा होगा, या जो सर्दियों के अंदर जो गीज़र की जो रॉड होती है, आप इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये जब आती है गीज़र की रॉड, जिसको हम क्या कहते हैं, ये आई थिंक गीज़र रॉड ही कहते हैं इसको हम, यस गीज़र रॉड ही कहते हैं। जब ये आती है तो कितनी चमचमाती हुई आती है हमारे पास, ये है ना, कितनी शाइन कर रही होती है ये। कुछ सालों में यूज़ करते करते ये ऐसी चमचमाती हुई आती है, कुछ सालों में यूज़ करते करते ये ऐसी हो जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया इसके ऊपर एकदम से, ये कैसे, ये क्या ख़राब हो गई क्या इसका, ये स्टेनलेस स्टील या जो लोहा है ये गल गया, क्या हो रहा है इसके साथ? इसके साथ दिक्कत बस ये हो रही है कि जो आपके घर में जो पानी आ रहा है, रॉड के साथ कोई दिक्कत नहीं है, पानी ख़राब है आपके घर का। पानी में क्या है, पानी में ये मिल रखे हैं आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम के, जो कि इसके ऊपर बिल्डअप का काम कर रहे हैं। स्केल बिल्डअप, स्केल बिल्डअप मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज़ है वो इतनी सी है,
अब उसके ऊपर लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर जाते 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 उसके ऊपर इतनी चढ़ रही है कि वो मोटा कर दे रहा है उस चीज़ को। सिमिलरली जैसे इसके साथ ये हो रहा है। और हमें ये नलकों वगैरह पे भी देखने को मिल जाता है। जैसे इस तरह की जो लेयर आ जाती है स्टेनलेस स्टील के, जब आप शुरू में घर बनवाते हो तो आपके नल कितने बिल्कुल शाइन कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में ये ऐसा पीलापन, अंदर से जंग वगैरह थोड़ा सा लग जाना, और ये एक तरीके से एक परत जम जाना, ठीक है। तो ये इसलिए जमने लग जाती है बिकॉज नल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी के साथ कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने माल आपको अच्छा ही दिया, आपके घर का पानी ख़राब आ रहा है शावर में जैसे ये वाली चीज़ हो जाना, ठीक है। इस तरीके से ये सॉल्ट्स ऐसा लग रहा है कि नमक नमक सा लग गया इसके ऊपर कुछ, ये चीज़ें जो होती हैं इसको हम कहते हैं स्केल बिल्डअप। ओके, जो कि क्या करता है पानी को, जैसे अभी तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है कि स्केल बिल्डअप हो रहा है, लेकिन पानी को ये करता है हार्ड। तो अगर आरओ का सिस्टम अगर आप यूज़ करोगे तो उससे हो जाता है सॉफ्ट। लेकिन आरओ के सिर्फ फ़ायदे ही फ़ायदे नहीं हैं, आरओ के कुछ नुकसान भी हैं, और इन्हीं नुकसानों की वजह से WHO ये रिकमेंड करता है कि ये आरओ का पानी वगैरह हमें ना यूज़ नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन के टाइम पे ही, जब ये 2020-21 का जो टाइम था कोविड का, तब WHO ने गाइडलाइन जारी करी थी कि आरओ वगैरह का पानी मत पियो। उससे मेजर जो दिक्कत है वो यही है, जो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि ख़राब मिनरल्स के साथ साथ जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम ख़राब आयंस हैं यहाँ पर, उनको हमें रिमूव करना है, लेकिन उसके साथ साथ अच्छे वाले बेनिफिशियल मिनरल्स को भी ये रिमूव कर देता है। तो आरओ जो है, इट रिमूव वेरियस इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, इंपॉर्टेंट मिनरल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, एंड पोटेशियम ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन प्रोसेस। कुछ मात्रा के अंदर ये सारी चीज़ें कभी कभार अच्छी होती हैं पानी के साथ, कभी कभार नहीं, मतलब कुछ मिनरल्स कुछ मात्रा के अंदर पानी पीने के साथ साथ हमारे शरीर में जाने चाहिए, ताकि वो हमारे शरीर के अंदर सेल्स वगैरह का इक्विलिब्रियम जो है, जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जो स्टेट ऑफ बैलेंस है, उसको मेंटेन करके रख सके। लेकिन आरओ का पानी इन अच्छे मिनरल्स को भी कभी कभार मार देता है, ठीक है। उसके बाद आरओ के साथ दिक्कत ये है कि आरओ की टेक्नोलॉजी के साथ इट यूजेस हाई एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है टू अप्लाई द नेसेसरी प्रेशर फॉर फिल्ट्रेशन, ठीक है। वाटर वेस्ट भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद होता है आरओ वगैरह के जो लोग फिल्टर लगाते हैं, ठीक है। लाइट भी बहुत बर्बाद होती है, सिर्फ गिना चुना ही जो पानी होता है वो प्योरीफाई हो पाता है, ठीक है। फिर जो है ये एक स्लो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो स्लो होता है, जिससे प्योरीफाइड वाटर आपको एक लिमिटेड रेट पर मिलता है। आप ये सोचो कि आप इससे पूरा का पूरा छत की टंकी भर लोगे तो ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होता है इंस्टॉलेशन और मेंटेन करना, इसको आरओ को एक्सपेंसिव होता है। और ये जो जहाँ तक ये बात आ रही है ना इस वर्ड की, मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस वाला जो पॉइंट है ये आपको अगले पॉइंट के अंदर समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स मेंटेनेंस। बिकॉज रेगुलर मेंटेनेंस और रिप्लेसमेंट आपको चाहिए होती है, स्पेशली ये जो जालियाँ लगी होती है ना इसके अंदर, और उसके साथ साथ ये जो फिल्टर्स लगे होते हैं आपको उनको टाइम टू टाइम चेंज करवाना पड़ता है, वो जालियाँ जो लगी होती हैं, ताकि अच्छे से आपका जो आरओ है वो एक ऑप्टिमल लेवल पर परफॉर्मेंस अपनी दे सके। तो अगर हम वाइंड अप करें प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर के कंटेंट को, अगर हम निचोड़ कर अगर हम डिफरेंस पता लगाने की कोशिश करें, अब आपको डिफरेंस समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस में। सबसे पहले अगर हम बेस बनाएं कि हम डिफरेंस को किस आधार पर बात कर रहे हैं डिफरेंसेस के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू ऑस्मोसिस एंड रिवर ऑस्मोसिस, तो पहला है डायरेक्शन ऑफ द वाटर फ्लो। ऑस्मोसिस जो है इसके अंदर पानी जो है वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से, जो कि ज़्यादा प्योर पानी है, क्योंकि अगर जिसके अंदर सॉल्यूट यानी कि डिजोल्व पार्टिकल्स कम है तो वो पानी ज़्यादा प्योर है, यहाँ से वो हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, हाई सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से जो इम्प्योर पानी है वो लो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, क्लीन वाटर की तरफ जाता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में भी दिखाया था, ये जो पानी है ये इम्प्योर पानी है साइड ए पर। उसके बाद क्या हुआ, हमने ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है इसके थ्रू ऊपर से प्रेशर को अप्लाई करके, लिखा हुआ है देखो अप्लाइड प्रेशर रेड कलर के बॉक्स में, उससे हमने जब इसको साइड बी में भेजा, इस वाली साइड में साइड बी में भेजा, तो ये पानी जो है वो ज़्यादा मात्रा के अंदर बढ़कर हमें प्योर वाटर दे गया, जिसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं। ऑस्मोसिस के पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, ऑस्मोटिक प्रेशर। रिवर्स ऑस्मोसिस के पीछे होता है अप्लाइड प्रेशर, जो कि आर्टिफिशियल प्रेशर है। तो ये जो प्रोसेस है, ऑस्मोसिस तो नेचुरली भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस मैंने आपको शुरू में बता दिया था लेक्चर की स्टार्टिंग में कि ये एक आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी होती है।
तो ऑस्मोसिस के अगर हम कुछ एग्जांपल के बारे में बात करें तो जैसे प्लांट की जो रूट्स हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, ये भी का ऑस्मोसिस है। आप किशमिश वगैरह को पानी में भिगोते हो, ठीक है, वो फूलती हैं, सिकुड़ती हैं, तो ये जो है या फट जाती हैं ज़्यादा पानी अगर उसके अंदर आ जाए, तो ये एक ऑस्मोसिस है, ये नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस की अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर आपको समुद्री पानी जो कि प्राकृतिक तौर से पीने लायक नहीं है, ठीक है, नेचुरली आप उसको कैसे भी नहीं पी सकते, लेकिन आप उसके अंदर से नमक को अगर निकाल दो तो वो पीने लायक बन जाएगा आपके लिए पानी। ये आपने कैसे करा? आर्टिफिशियल तरीके से करा, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसको हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी। या फिर आप ड्रिंकिंग वाटर जो आपके घर में जो मोटर का पानी आ रहा है, बोरिंग की मोटर का पानी आ रहा है, और आपके जो शहर में जो म्यूनसिपैलिटीज़ हैं वो पानी जो है वो सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी वो पानी जो है ऐसा लगता है कि जिसके अंदर क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है, ये पानी बदबूदार है, ठीक है, गंदा पानी आ रहा है, गंदे कलर का पानी आ रहा है, गटर जैसा पानी आ रहा है, तो आप फिर ड्रिंकिंग वाटर को भी प्योरीफाई इस टेक्नोलॉजी से कर सकते हो आराम से। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, ये वाली बात याद रखना। प्राकृतिक रूप से आरओ हमें देखने को, ये वाली प्रक्रिया रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से आपको देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दी है, इसको बस आपको रिवाइज़ करना है, ठीक है, आरओ और ऑस्मोसिस के बीच में फ़र्क पता लगाने के लिए। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।